मध्य प्रदेश 11 मार्च 2019 सोमवार आज की ताज़ा खबर। तो स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की ताज़ा खबरों के बारे में। कौन कौन सी खबरें आज निकल के आ रही हैं जो कि मध्य प्रदेश के लिए खास है और आपको जानना है बेहद ज़रूरी। क्या आपको मामला जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह का अपडेट न्यूज़ सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे इस तरह का अपडेट न्यूज़ आप तक तुरंत पहुँच पाए और आप उनसे लाभान्वित हो सके। चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का विषय। कौन कौन सी 5 खबरें हैं जो कि है आज निकल के आ रही है। तो पहली खबर दोस्तों निकल के आ रही है, अब शिक्षक और अध्यापकों के लिए समान तबादला नीति लागू कर दी गई है। यह अध्यापक समाचार से निकल के आ रही है। दूसरी खबर है लोकसभा चुनाव 2019 से कि मध्य प्रदेश में किस सीट पर कब होंगे चुनाव, कब डाले जाएंगे वोट, उसके पूरी तिथि और तारीख और लोकसभा सीट के साथ पूरी तमाम जानकारी लेके आए हैं। उसके साथ अगली खबर निकल के आ रही है, आचार संहिता में कौन से काम प्रतिबंधित है, उल्लंघन किया तो क्या होगा। तो आचार संहिता से है, क्या होती है आचार संहिता, इसे जानने के लिए चौथी खबर निकल के आ रही, कंप्यूटर बाबा को सीएम कमलनाथ ने बनाया मंत्री का दर्जा। दोस्तों ये खबर निकल के आ रही चौथी बड़ी खबर। पांचवी बड़ी खबर, जन भागीदारी कर्मचारी बाहर नहीं होंगे, ये कहना है जीतू पटवारी का। तो ये पूरी 5 खबर विस्तार से जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। आइए जान लेते हैं खबर को विस्तार से। शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर से जो कि है अध्यापक जगत से, अध्यापक समाचार से हैं। दोस्तों आपको बता दें कि लंबे समय से संविलियन की मांग कर रहे अध्यापक संवर्ग को प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने थोड़ी राहत दी है। सरकार ने अध्यापक संवर्ग को भी शिक्षक वर्ग की तरह स्थानांतरण नीति का लाभ देने का फैसला किया है। इस तरह अध्यापकों को कम से कम एक बड़ी मांग पूरी हो रही है। वहीं दरअसल मध्य प्रदेश के अध्यापक संवर्ग शिक्षक संवर्ग में संविलियन की मांग कर रहे थे, यानी ये मांग कर रहे थे कि उन्हें भी शिक्षकों की तरह सरकार की विभिन्न नीतियों का लाभ दिया जाए। लेकिन पिछली सरकार शिवराज सिंह चौहान सरकार ने इस बारे में उन्हें पक्का आश्वासन देते हुए उन्हें इसे लेकर प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन अब सरकार बदलने के बाद ये प्रक्रिया ठंडे बस्ते में चली गई थी। इसके बाद अब कमलनाथ सरकार ने फैसला किया है कि अध्यापक संवर्ग के लिए सामान्य प्रशासन की तरह स्थानांतरित नीति की लागू किया जाएगा। इसके लिए अध्यापक संवर्ग को भी शिक्षक संवर्ग की तरह स्थानांतरण नीति का लाभ मिलेगा। इसके अलावा सामान्य प्रशासनिक का ये नियम अनुकंपा नियुक्ति के मामले में भी लागू होगा। आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर के बारे में जो कि निकल के आ रही है, मध्य प्रदेश में किस सीट पर कब डाले जाएंगे वोट और कब कौन सी सीट पर होंगे कब चुनाव। तो आइए जान लेते हैं खबर को विस्तार से। दोस्तों आपको बता, चुनाव आयोग ने रविवार को लोकसभा चुनाव 2019 के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। लोकसभा की 543 सीटों के लिए 7 चरणों में वोट डाले जाएंगे, जबकि नतीजे 23 मई को घोषित किए जाएंगे। इसी के साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी सुनील अरोड़ा ने कहा है कि 2019 लोकसभा चुनाव में 90 करोड़ मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। इस बार 18 से 19 साल के नए 1.5 करोड़ मतदाता जुड़े हैं और इस बार ईवीएम के साथ वीवीपीएटी का इस्तेमाल किया जाएगा। इस बार पोल बटन का उम्मीदवार के चेहरे नजर आएंगे। उन्होंने बताया कि इस बार सभी मतदान केंद्रों पर वीवीपैट की व्यवस्था लागू होगी। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव 2019 में संपन्न कराने के लिए करीब 10 लाख मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। 2014 के लोकसभा चुनाव में 9 लाख मतदान केंद्र बनाए गए थे। अरोड़ा ने बताया है कि आज के आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और इसका उल्लंघन होने पर सख्त कार्यवाही की जा सकती है। मध्य प्रदेश में किस सीट पर कब होंगे मतदान, आइए जान लेते हैं। आपको बता दें 29 अप्रैल को पहले चरण में 6 सीटों पर चुनाव होंगे मध्य प्रदेश में। कौन कौन सी है वह सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा में। इसी के साथ 6 मई को दूसरे चरण में 7 सीटों पर होंगे चुनाव, जो कि टीकमगढ़, दमोह, सतना, होशंगाबाद, बैतूल और खजुराहो और रीवा शामिल है। इसी से अगला चुनाव होगा मध्य प्रदेश में 12 मई को, जो कि तीसरे चरण में होगा। इसके अंतर्गत 8 सीटों पर चुनाव होंगे। इसमें मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, भोपाल, सागर, विदिशा, राजगढ़ शामिल रहेंगे। इसी के बाद अंतिम चरण में होगा 19 मई को चौथे चरण में चुनाव होगा, जो कि 8 सीटों पर होंगे लोकसभा चुनाव। उसमें देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, इंदौर, धार, खरगोन और खंडवा शामिल रहेंगे। इसी के साथ छिंदवाड़ा विधानसभा क्रमांक 126 का उपचुनाव 29 अप्रैल को होगा, जो कि जिसमें मुख्यमंत्री कमलनाथ सरकार अपना विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अब बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर के बारे में, जो कि आचार संहिता में कौन से काम प्रतिबंधित होते हैं
उल्लंघन किया तो क्या होगा, क्या होती है आचार संहिता, आइए जान लेते हैं खबर को। आचार संहिता के बारे में सभी लोग प्रश्न किया करते हैं क्या होती है, तो आइए हम बता देते हैं। तो जो आचार संहिता में कौन से काम प्रतिबंधित है, उल्लंघन किया तो क्या होगा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा के लोकसभा चुनाव 2019 का कार्यक्रम घोषित करते ही देश में आचार संहिता भी लागू हो गई है। आइए जानते हैं ये आचार संहिता क्या होती है, इसके लागू होने से क्या प्रभावित होता है, आचार संहिता के में किस तरह के कामों पर प्रतिबंध लग जाता है, और यदि आचार संहिता का उल्लंघन किया तो क्या होता है। दर्शकों आपको बता दें कि देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग के बनाए गए नियमों को ही आचार संहिता कहते हैं। आचार संहिता लागू होते ही शासन और प्रशासन में कई अहम बदलाव हो जाते हैं। राज्यों और केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सेवाएं चुनावी प्रक्रिया पूरी होने तक चुनाव आयोग के अधीन हो जाती हैं। आचार संहिता लागू होने के बाद सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किसी भी ऐसे आयोजन में नहीं किया जा सकता जिससे किसी विरोधी पार्टी का फायदा पहुंचता हो। मंत्री या जनप्रतिनिधि सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान या सरकारी बंगला का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता है। आचार संहिता लगने के बाद सभी तरह की सरकारी घोषणाएं, लोकार्पण, शिलान्यास या भूमि पूजन के कार्यक्रम नहीं किए जा सकते हैं। किसी भी पार्टी प्रत्याशी या समर्थक को रैली या जुलूस निकालने का चुनावी सभा करने की पूर्व अनुमति पुलिस से लेना अनिवार्य होता है। राजनीतिक कार्यक्रमों पर नज़र रखने के लिए चुनाव आयोग पर्यवेक्षकों की भी नियुक्ति करता है। कोई भी राजनीतिक दल जाति या धर्म के आधार पर मतदाताओं से वोट नहीं मांग सकता है। ऐसा करने पर चुनाव आयोग दंडात्मक कार्रवाई भी कर सकता है। आचार संहिता के उल्लंघन पर चुनाव आयोग क्या कर सकता है। दर्शकों आपको बता दें, यदि कोई प्रत्याशी या राजनीतिक दल आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो चुनाव आयोग नियमानुसार कार्रवाई कर सकता है। उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है या जरूरी होने पर आपराधिक मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है। आचार संहिता के उल्लंघन में जेल जाने तक की प्रावधान भी है। आइए जान लेते हैं चौथी बड़ी खबर के बारे में, जो कि निकल रही कंप्यूटर बाबा से। दर्शकों कंप्यूटर बाबा को सीएम कमलनाथ ने भी मंत्री पद दे दिया है। कौन है कंप्यूटर बाबा, क्या करते हैं, आइए जान लेते हैं इनके बारे में। दर्शकों आपको बता दें, भोपाल मध्य प्रदेश के कंप्यूटर बाबा को नंदी न्यास का अध्यक्ष बनाया है। बाबा का इंदौर के गोमटगिरी में आश्रम स्थित है। इसके पहले शिवराज सरकार ने के दौरान उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले ही वे कांग्रेस के समर्थन में उतर आए थे। उन्होंने लगातार पिछले सरकार पर नर्मदा में हुए उत्खनन पर को लेकर सवाल उठाए थे। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद कंप्यूटर बाबा को शपथ ग्रहण कर समारोह विशेष अतिथि के तौर पर बुलाया गया था। कौन है कंप्यूटर बाबा, आइए जान लेते हैं। दोस्तों मीडिया रिपोर्टर के अनुसार कंप्यूटर बाबा हैं जो साल 2014 में आम आदमी पार्टी के टिकट पर सांसद पहुंचने के सपना देखा करते थे। दिगंबर अखाड़ा से जुड़े श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर नामदेव त्यागी उर्फ कंप्यूटर बाबा का इंदौर के अहिल्यानगर में भव्य आश्रम है। बाबा का असल नाम नामदेव त्यागी है। महेंद्र नरसिंह दास महाराज का कहना है कि तेज दिमाग, स्मार्ट वर्किंग व कार्यशैली के कारण उनको यह नाम मिला है। 1998 के आसपास कंप्यूटर का युग गति पकड़ रहा था। नरसिंहपुर में एक कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ साधु संतों ने नामदेवदास महाराज की तेज कार्यशैली को देखते हुए उनका नाम कंप्यूटर बाबा रख दिया था। बाबा जिस विषय से सहमत नहीं उस पर बेबाकी से प्रतिक्रिया देने में देरी नहीं करते थे। अलग अलग मुद्दों के लिए 3 नामी कलेक्टरों के खिलाफ मोर्चा भी खोल चुके हैं कंप्यूटर बाबा। दर्शकों आपको बता दें, महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा कुटिया में रहते हैं, लेकिन लैपटॉप, फेसबुक और हेलीकॉप्टर का शौक रखते हैं। उन्हें हेलीकॉप्टर के से सफ़र और फेसबुक पर भक्तों से चैटिंग करने से आनंद होता है। हेलीकॉप्टर से कंप्यूटर बाबा को ज़्यादा लगाव है। लोकल अखबारों के अनुसार यज्ञ और अनुष्ठानों के पर्चे बांटने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं। 2011 में मालवा महाकुंभ और 2012 में विदिशा में आर्थिक धार्मिक आयोजन के लिए हेलीकॉप्टर से लगातार कई दिनों तक पर्चे बांटने गए थे। अब हम आइए बढ़ते हैं आगे 5वीं बड़ी खबर के बारे में बात करें। अब कहना है जीतू पटवारी का, जो कि अभी मध्य प्रदेश के मंत्री हैं। दोस्तों हम जीतू पटवारी कहना है कि अब हम
सरकार में है, एक भी जन भागीदारी कर्मचारी बाहर नहीं होगा, ये कहना है जीतू पटवारी का। दर्शकों आपको बता दें कि उच्च शिक्षा विभाग के अपर आयुक्त वेद प्रकाश ने एक पत्र जारी करके मध्य प्रदेश में जन भागीदारी मद से नियुक्त किए गए सभी कर्मचारियों की नियुक्तियों को अवैध घोषित कर दिया है। मध्य प्रदेश शासकीय महाविद्यालय उच्च शिक्षा जन भागीदारी कर्मचारी संघ के इंदौर जिला अध्यक्ष मनीष पवार ने उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी से उनके निवास पर मुलाकात की। इस पर उच्च शिक्षा मंत्री ने इस संघ के पत्र पर टीप अंकित कर उच्च शिक्षा विभाग को तत्काल अवगत कराने का कहा गया है। उसके बाद कहा गया है कि जब हम विपक्ष में थे तभी भी आपको बाहर नहीं करने दिया था, तो अब हम सरकार में हैं। और जनभागीदारी कर्मचारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री कार्यालय के साथ साथ ऊर्जा मंत्री के मिनट्स दिनांक 12 जनवरी 2019 तक उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी के पत्र दिनांक 8 फरवरी 2019 जारी कर में आदेश मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों की जनभागीदारी स्वस्थीय और स्वशासी अन्य निधियों से कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वेतन में एक रूपता लाते हुए स्थायी कर्मी के में विनियमित योजनाओं से लाभान्वित करने संबंधी पत्र उच्च विभाग को दिया था, जिस पर अपर आयुक्त वेद प्रकाश ने दिनांक 1 मार्च 2019 को पत्र जारी में जन भागीदारी पद में से कार्यरत कर्मचारियों न रखने जाने संबंधी पत्र जारी कर मुख्यमंत्री कार्यालय के पत्र के साथ साथ ऊर्जा मंत्री तथा स्वयं विभाग के उच्च शिक्षा मंत्री के पत्र का ही खंडन कर दिया है। और जीतू पटवारी ने कहा है कि हमारी सरकार है, अब हम किसी भी अनुविभागीय अधिकारी या कर्मचारी को बहाली स्वीकार नहीं करेंगे। दर्शकों इस तरह से हम आपको बताया मध्य प्रदेश की 5 बड़ी खबरों से आपको अवगत कराया जो कि आपके लिए जानना था बेहद ज़रूरी। तो आशा करते हैं आपको हमारा आज का विषय अवश्य पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि सभी जानकारी से लाभान्वित हो सके। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस तरह का अपडेट न्यूज़ सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे इस तरह का अपडेट नहीं हो तो आप तक तुरंत पहुंच पाए और आप उनसे लाभान्वित हो सके। दर्शकों आज के वीडियो में इतना ही, हम फिर हाजिर होते हैं एक नए विषय के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।